हम शिप्रा शर्मा। हम सब जानते हैं कि पहले जमाने में बच्चों को कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जनाब, खेलोगे कूलोगे हो जाओगे खराब। पर वो जमाना अलग था और आज का जमाना अलग है। आज के जमाने में पेरेंट्स बच्चों को खेल के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उनके साथ हर पल साथ खड़े रहते हैं और उनको एक नई बुलंदी तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। पिछले जमाने से इस जमाने में बहुत कुछ चेंज हो गया है और इसी चेंज में हमने भी एक नया नाम शामिल किया अपने चैनल के लिए। और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खेल जगत के वो बहुत जाने माने एंकर हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी होने के अलावा वो एक अलग अलग विभिन्न चैनलों में उन्होंने एंकर्स की भूमिका निभाई है। तो चलिए मिलते हैं प्रसिद्ध एंकर स्पोर्ट्स एंकर समीप राजगुरु से। समीप से ही सुना जाए उनकी कहानी उनकी जुबानी। तो समीप, आपका स्वागत है कंटेंट कलाकारी के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू शिप्रा जी, थैंक यू सो मच। आपने ये मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं इस काबिल हूँ कि इस इंटरव्यू में शामिल हो सकूं आपके साथ। थैंक यू सो मच। और आपने इतनी तारीफ की, मैं शायद इतने तारीफ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच जो आपने कहा। प्रसिद्ध एंकर हूँ और काफी काम किया एंकरिंग के साथ साथ, लेकिन मैंने रिपोर्टिंग भी बहुत की जो मेरे एंकरिंग में निखार लाने में जिसने बहुत काम किया। तो ये मैं रिपोर्टिंग को भी बहुत श्रेय देता हूँ। दोनों का 50-50%, दोनों मतलब जो होता है ना, मेड फॉर ईच अदर की तरह चले मेरे साथ। जी जी जी। समीप, आज जब खेल जगत इतना बड़ा हो गया है और जैसा कि हम लोग आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं और पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि आप एक फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं। तो फुटबॉल प्लेयर से लेकर के एक जर्नलिस्ट, खासकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने की सफर कैसा रहा? और क्या ये एक इत्तेफाक था या आपने कुछ इस बारे में पहले से सोच रखा था? नहीं, क्योंकि मैं 80s और 90s के जनरेशन का हूँ शिप्रा जी, तो मैंने पहले से नहीं सोच रखा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। क्योंकि हमारे टाइम पर सिर्फ अखबारें होती थी, और जब 90s में मैं आया, कॉलेज पास आउट हुआ, तो दूरदर्शन थोड़ा एक्टिव हुआ। पूरी तरीके से एक्टिव भी नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स जो होते थे वो 86-87 से आने शुरू हुए थे टीवी में, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, या फिर टेनिस के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो। तो वो आने शुरू हुए थे, तो टीवी में देखना शुरू किया था हमने एज अ फैन। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। सोचा तो यही था कि इंडिया खेलना है और फुटबॉल में इंडिया खेलना है, फुटबॉलर बनना है लाइफ में। फुटबॉलर बनने के अलावा कोई और ख्याल दिमाग में था ही नहीं, स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में, कॉलेज पास आउट होने के बाद भी। तो ये एक महज इत्तेफाक ही था, क्योंकि जब मैं फुटबॉल खेल रहा था और मैं मध्य प्रदेश से संतोष ट्रॉफी खेल रहा था, असम से भी खेला, अंडर 21 अंडर 19 इंडिया कैंप में भी था 1990 में। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके जब मैं स्पोर्ट्स कोटे में मैं नौकरी भी मुझे मिली गवर्नमेंट की, तो तभी मैं बहुत एक्टिव फुटबॉलर था। जी हाँ, तो बहुत एक्टिव फुटबॉलर था। तो मेरे एक दोस्त थे, वो जर्नलिस्ट थे। तो वो एक इत्तेफाक था, क्योंकि हम लोग चर्चा करते थे। तो मेरा जो नॉलेज था, मेरी जो बातें थी, जो मैं गहराई से स्पोर्ट्स को समझता था, तब उन्होंने पहली बार जिक्र किया कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्यों नहीं बनते हो। मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं बनना ही नहीं चाहता हूँ, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ मैं पेपर में जाके। उन्होंने कहा नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं, टेलीविजन में बनो। और आज तक है, उस समय एनडीटीवी हुआ करता था, 2 चैनल होते थे 95-96 में, चैनल नहीं 2 शोज होते थे न्यूज के, जहां पर स्पोर्ट्स को थोड़ी बहुत जगह मिलती थी। तो उन्होंने कहा, वो मेरे दोस्त भी इन्हीं दोनों में से एक प्रोग्राम में थे, मैं बताना नहीं चाहता कि कहाँ थे वो, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि आप ज्वाइन कीजिए, आप आइए, स्मार्ट दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, शोज करो, प्रेजेंट करो, क्योंकि आप इंडिया खेल नहीं रहे हो और आप अपने करियर के उस पड़ाव में हो जहां से आप या तो कोचिंग की तरफ जाओगे या आप जॉब में लग जाओगे। लेकिन जो नॉलेज आपने गेन की, इतनी जो मेहनत की आपने, शायद आप सही जगह पर होते, सही समय पर होते, तो शायद इंडिया भी खेल जाते, इंडिया के बड़े प्लेयर भी बन जाते। लेकिन वो किस्मत नहीं है, नहीं है। नेशनल लेवल प्लेयर हो तो आप जर्नलिज्म की तरफ क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं अपनी नॉलेज को शेयर करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, कॉलम्स लिखते हो। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मुझे कही, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। जो सबसे बात समझ में आई वो ये कि कैमरे के सामने आकर टीवी में बात करने का मौका मिलेगा, स्पोर्ट्स का वो भी। तो और वो तो मेरी ताकत है, वो मेरी यूएसपी है। तो उस तरीके से शुरुआत हुआ था और वहां से पहली बार मुलाकात हुई थी। मेरा जो पहला इंटरव्यू था उसी में मुझे जॉब मिल गई थी, तो मैं बड़ा लकी था उस लिहाज से। तो मैं जब इंटरव्यू देने आया था 1996 में, सुरेंद्र प्रताप सिंह होते थे, एसपी सिंह, जो बड़े मशहूर, जी हाँ, मशहूर एडिटर, एंकर, पत्रकार, मतलब लेजेंड है
पायनियर है टेलीविजन जर्नलिज्म के भी, और यंगेस्ट मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर के एडिटर थे, भारत टाइम्स के वो एडिटर बन गए थे, सिर्फ 38 साल की उम्र में। तो उन्होंने इंटरव्यू किया था, मुझे बड़ा डर लग रहा था उनसे इंटरव्यू करते हुए, जैसे आज आपसे इंटरव्यू करते हुए मुझे डर लग रहा था, लेकिन इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैं थोड़ा रिलैक्स। इंटरव्यू देते हुए डर लगता है आज भी, तो इंटरव्यू लेने में ज्यादा डर नहीं लगता, इंटरव्यू जवाब देना ज्यादा मुश्किल काम मुझे ऐसा लगता है। तो खैर मैं उनके पास इंटरव्यू देने पहुंचा, तो इतने सरल, इतने हम्बल, ग्राउंड डाउन टू अर्थ इंसान, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि एसपी सिंह सर के सामने मैं बैठा हुआ हूँ और वो कह रहे हैं कि यंग मैन, सो मच ऑफ एनर्जी, गुड हैंडसम, और आप इतने जबरदस्त फुटबॉल खेले हुए हो, इतने अचीवमेंट्स है, वेरी गुड। उन्होंने जो एनकरेज किया, तो वहां से हौसला ना बहुत ऊपर बढ़ गया। अचानक ही एक मीटिंग में इतना हौसला बढ़ गया, मुझे पता नहीं था नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मैं उनके सामने जो बैठा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवा में उड़ रहा हूँ, वो जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे उनकी तरफ से। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई, वो कॉन्फिडेंस मिला कि मेरे पास वो काबिलियत है, मेरे पास वो बैकग्राउंड है, जो शायद मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकता हूँ, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं। मैं, क्योंकि आप एक किसी भी स्पोर्ट को, आप क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, एथलेटिक्स का कोई भी स्पोर्ट एक लेवल पर आप खेलते हैं, तो आपको एक ओवरऑल स्पोर्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि स्पोर्ट्समैन की साइकोलॉजी क्या होती है, खेला कैसे जाता है, मेहनत कितनी करनी पड़ती है, अगर टीम से ड्रॉप होते हैं तो किसके क्या मायने होते हैं, टीम में आने के लिए क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली जो बाद में मैं क्रिकेट ज्यादा करने लगा, लेकिन करियर की शुरुआत में मैंने ओलंपिक स्पोर्ट्स किए 7-8 साल लगातार, फुटबॉल की भी की। तो सिर्फ मुझे एक तरह से रिकॉर्ड्स और मुझे स्पोर्ट्स के बारे में, टेक्निक के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत पड़ती थी कि किसने क्या कीर्तिमान स्थापित किया, क्या रिकॉर्ड टूटा, कौन यहाँ पे जीत सकता है। लेकिन उसके पीछे के जो बातें होती हैं, जो उसके गहराई में जाकर आप देखे हैं, तो मुझे वो सारी चीजें, बारीकियां जो थी वो पता थी शिप्रा जी, वो कि आज अगर ये एक बड़ी इनिंग्स खेलनी है तो इसके लिए क्या तैयारी मेंटली करनी पड़ती है, रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी, किस तरीके से आप तैयार होते हैं। तो ये सारी चीजें मालूम होने की वजह से मुझे बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिला मुझे शुरू करने के लिए, एक बहुत अच्छा लॉन्चिंग पैड मेरे अपने स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से मिला, जिसकी वजह से मैं आगे थोड़ा सक्सेस मिलता गया मुझे। हाँ, क्योंकि बहुत हैरानी की बात है कि उस जमाने में, जैसा कि आपने बताया, कि लोग जॉब को ज्यादा प्रेफर करते थे, आपको अपनी फैमिली से भी स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए एक इनकरेजमेंट मिला, ये अपने में काबिले तारीफ बात है। और प्लस आपका अपना एक इनका मतलब एक प्रैक्टिस रही होगी। नहीं, फैमिली की तरफ से बिल्कुल एनकरेजमेंट नहीं मिली थी, फैमिली तो बिल्कुल खिलाफ थी फुटबॉल खेलने के, वो भी मतलब। और आप ये सोच लो, फुटबॉल जो है वाकई में, कहते हैं ना यूरोप में फार्मर्स स्पोर्ट है और किसानों का खेल है ये, और यहाँ पे टफ लोग खेलते हैं, इंजरीज होती हैं। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत डरते थे कि ये फुटबॉल क्यों खेलता है, चोट भी लग सकती है। और मेरे साथ के जो खिलाड़ियों को जब मिलते थे, कभी वो घर आते थे या ग्राउंड में कभी देख लिया, तो वो सब बड़े टफ, और ज्यादातर गाँव के लड़के ज्यादा होते थे, सिटी के लड़के कम फुटबॉल खेलते थे, तो वो डरते थे। तो फुटबॉल खेलने के तो सख्त खिलाफ थे वो। लेकिन फुटबॉल में, अगर कहते हैं वाकई में, फुटबॉल जो होता है ऐसा चस्का लगता है स्पोर्ट्स का, आप एक बार खेलने लगते हो, आप उस खेल में अगर अच्छा खेलने लगते हो, चस्का लग जाता है। तो वही मेरा हुआ, और मैं फुटबॉल खेलता चला गया। घर से सपोर्ट नहीं था, हाँ, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए कि नहीं खेल सकते, लेकिन वो हमेशा डिस्करेज करते रहते थे कि फुटबॉल में कभी इंजरी हो जाएगी, क्या स्पोर्ट है, क्या फ्यूचर है। लेकिन रोका नहीं उन्होंने, लेकिन ऐसे उस तरीके से एनकरेज भी नहीं किया जिस तरीके से पेरेंट्स, आज के जमाने में शायद थोड़ा परसेंटेज बढ़ा है एनकरेज करने का, तो वैसा नहीं था। मैं अपने, मेरा एक डिसीजन था कि फुटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे इंडिया खेलना है, मैं सब कुछ भूल गया था। तो उस दिशा में मैं चलता चला गया, और अब आप देखिए, अच्छे से खेलने की वजह से मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके एक जर्नलिस्ट भी बन सकता हूँ। हाँ, मेरी नॉलेज इतनी बढ़ सकती है। जी, मुझे जहां तक याद आता है, या मेरी जितनी जानकारी है उस अकॉर्डिंगली, संतोष ट्रॉफी खेलने वाला बंदा, आई गेस यू आर द वन जो जर्नलिज्म लाइन में आए हैं। जी हाँ, मेरे जानकारी के मुताबिक मैं ऐसा इकलौता खिलाड़ी हूँ जो संतोष ट्रॉफी खेला हुआ, और जर्नलिस्ट भी हूँ, और आज की तारीख में मैं स्पोर्ट्स एडिटर भी हूँ। तो हाँ, मेरे ख्याल से और कोई ऐसा है नहीं जर्नलिस्ट जो, बहुत जर्नलिस्ट आए हैं जो इंडिया खेल के भी आए हैं, और कई ऐसे मेरे साथी खिलाड़ी भी जो बैडमिंटन में इंडिया खेले और वो जर्नलिस्ट बने। लेकिन शायद फुटबॉलर और क्रिकेटर भी ऐसा आज की तारीख में कोई नहीं है टेलीविजन में जो रणजी ट्रॉफी खेल के या फिर उस तरीके से आकर वो जर्नलिस्ट बना है। शायद मैं इस मामले में इकलौता हूँ। इकलौते, करेक्ट। तो समीप, अब क्योंकि स्पोर्ट्स से ही आपका दिन रात का उठना बैठना है, जुड़ाव है,
तो खिलाड़ियों के साथ आपका ग्रीन रूम में क्या कनेक्शन रहता है, किस तरीके से आप उनसे कनेक्टेड होते हो? हाँ, स्पोर्ट्समैन से एक्चुअली क्या होता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था शुरुआत में, तो हम स्पोर्ट्समैन से तब मिले जब वो स्टार बन गए। हम्म। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये समझ में आया कि स्पोर्ट्समैन को ना आप जब वो शुरू करते हैं, जब वो अंडर 19 खेल रहे होते हैं या अंडर 16, जब वो छोटे होते हैं, इनफैक्ट जब उनको कोई नहीं पूछता है, जब उनको वहां से कवर करना बहुत जरूरी है। अगर ओके। आपको एक कनेक्शन बनाना है, बेसिकली स्पोर्ट्समैन का विश्वास जीतने वाली बात होती है। स्पोर्ट्समैन का जैसा कोच पर यकीन होता है या विश्वास होता है ना कि ये मेरे भले का सोचते हैं, तो उस तरीके से एक वैसे तो लाइन है जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्समैन के बीच कि जर्नलिस्ट जो है उस लाइन को क्रॉस नहीं करते और स्पोर्ट्समैन भी क्रॉस नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं रह सकते, भी नहीं क्योंकि सकते। हम उनकी खबर नहीं करेंगे तो हमारा भी ब्रेड एंड बटर रुक जाएगा। और अगर वो हमारे उनके परफॉर्मेंस को अगर हम कवर नहीं करेंगे तो स्पोर्ट्समैन के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि उनको हाईलाइट जी, करने वाला कोई नहीं। हाईलाइट करने वाला तो कोई। दोनों, हाँ, तो बाद के दौर में मैंने 4-5 साल के बाद जर्नलिज्म के, मैंने उनको अंडर 16 अंडर 19 से फॉलो करना शुरू किया है, प्लेयर्स को, उन पे स्टोरीज करने शुरू किए हैं, जिससे कि उनको विश्वास हो कि ये हमारा भला चाहते हैं। जर्नलिस्ट ऐसा नहीं कि नेगेटिव स्टोरी करने के लिए बने हुए हैं। तो आप हम्म। अगर मेरी स्टोरीज भी उठा के देखेंगे, मैं हार्ड क्वेश्चन भी पूछता हूँ, लेकिन उतनी तारीफ भी करता हूँ और उतना हौसला भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उस तरीके से जो एक एक रिलेशनशिप बनती है जर्नलिस्ट और एक प्लेयर की, आप उनके फ्रेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर फ्रेंड बन जाते हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कई बार आपके लिए हाँ, बहुत, वो क्या कहते हैं, धर्म धर्म संकट हो जाता है वो, कि आप कैसे उनको सीरियसनेस नहीं क्रिटिसाइज होती। करें। वो तो बिल्कुल, वो अगर खराब खेल रहे हैं तब भी आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लाइन हमेशा रहती है कि फ्रेंड नहीं बनना है, लेकिन एक अच्छा रिलेशन जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्समैन के बीच बना रहे, जिससे कि उनको विश्वास हो कि गलत जो होता है ना, कोई आउट ऑफ द ग्राउंड को ऐसी मसालेदार स्टोरी करने की कोशिश नहीं करते हम कि हम टीआरपी के लिए हम स्टोरी कर दें। तो हम्म। उस तरीके से रिलेशन बनता है, और उसके बाद वो एक बार जब वो विश्वास दोनों के बीच हो जाता है तो वो चलता चले जाता है, चाहे वो फिर उनका जन्मदिन हो, उस पर बात हो जाती है, उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस पे, उनके अच्छे दिनों में भी, खराब दिनों में भी, तो वो एक रिलेशन बना रहता है हमेशा के लिए प्लेयर और जर्नलिस्ट के बीच में। जी। अच्छा, जब डेडलाइंस काफी टाइट होती है तो फिर किस तरीके से आप ये सब मैनेज करते हैं, टीवी जर्नलिस्ट? जी हाँ, टीवी जर्नलिस्ट के लिए काम बड़ा टफ होता है। और आप भी जानते हैं टेलीविजन मीडियम को, आप खुद भी बहुत मीडिया के प्रोफेशनल आप खुद रह चुके हैं। टीवी के साथ प्रॉब्लम ये होती है, एक तो स्टोरी को पर्दे में लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। पहले आप उसको विजुलाइज करें, आप उसका एक रनडाउन तैयार करें, क्या आप शूट करेंगे, क्या आपके विजुअल्स होंगे, क्या आपकी स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन के मुताबिक आपको विजुअल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे बड़े चैलेंजेस होते हैं। लेकिन ज्यादातर डेडलाइंस की जब बात आती है ना, डेडलाइंस की स्टोरी होती है ज्यादातर समय, जैसे ब्रेकिंग न्यूज का टाइम हो, या हम्म। फिर ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर वर्ल्ड कप का फाइनल है, या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, या ओलंपिक का कोई फाइनल इवेंट है, वहां पर आप डेडलाइन को मीट करने की ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। फीचर स्टोरीज में ज्यादा डेडलाइन मीट करने का चैलेंज नहीं होता है। न्यूज़ी जो चीजें होती हैं, खबर वाली जो चीज होती है, उसमें डेडलाइन को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में मेरे पिछले 24 साल के करियर में डेडलाइन, शायद मैंने डेडलाइन का स्ट्राइक रेट मेरा 90% का प्लस ही रहा होगा। 10% ही ऐसा हुआ होगा जब डेडलाइन हमने नहीं मीट की होगी, क्योंकि नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि हम नहीं कर पाए। लेकिन मोस्टली डेडलाइन मीट करने के लिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत होती है। आप कि जो जैसे अगर आप एक स्टोरी कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंडर भी आपका तैयार होना चाहिए, आपका फ्यूचर भी उसका तैयार होना चाहिए। सिर्फ जो खबर हाँ। का जो पार्ट है बीच का, जो या फिर स्टार्टिंग का, सिर्फ उसका इंतजार करते हैं हम। तो हाँ जी। अगर वो जो प्लेयर्स हैं और उस डेडलाइन को मीट करने के लिए, क्योंकि चैनल पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि निर्भर। आप अगर समीप राजगुरु हैं, आप फला हैं, आप इतने साल के एक्सपीरियंस हैं, हम आपको इतने बड़े डेजिग्नेशन में रख रहे हैं, या आप मतलब एक्सपीरियंस इंसान है, आप एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं और रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप उस डेडलाइन को मीट करें। तो उस डेडलाइन को अमूमन अच्छे प्लानिंग से मीट कर पाते हैं। हम्म। और अगर प्लानिंग नहीं हुई, अगर प्लानिंग थोड़ी सी भी इधर से उधर डगमगा गई, गड़बड़ा गई, या थोड़ा सा भी लेजीनेस दिखा दिया, कैजुअलनेस दिखा दिया, तो उस समय डेडलाइन आप मीट नहीं कर पाते हैं। और कई बार होता है हम फॉरेन टूर्स में होते हैं, तो वहां पे कभी कई बार जैसे ओलंपिक्स में डोपिंग की स्टोरी हो जाती है। हम्म। अब डोपिंग पे हमें किसी कोच की अगर बाइट चाहिए, राइट। मतलब इंटरव्यू चाहिए,
तो चाहिए, लेकिन क्या होता है कि डिस्टेंसेस इतने बड़े बड़े होते हैं, तो हमें कोच से वो डेडलाइंस, वो इंटरव्यू हम नहीं ला पाते, लेकिन कोच से हम फिर जैसा फोन इन कराने की कोशिश करते हैं कि कम से कम वो इंटरव्यू ना हो तो कम से कम उनकी प्रतिक्रिया तो ऑन एयर जाए। तो कई बार अलग अलग तरीके से उस डेडलाइन को मीट करके चैनल की जो डिमांड होती है, जो हमें व्यूअर्स तक पहुंचाना होता है, उसे मीट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। और अगर आप जैसे ओलंपिक्स में हैं या फिर क्रिकेट के वर्ल्ड कप में है, बड़े इवेंट में है, तो डेडलाइन मीट करने का बड़ा चैलेंज होता है। चाहे आपके शोज हो, जैसे आप क्या होता है कई बार आपके रात को 9:30 का कोई स्पेशल शो जाना है, तो ऑफिस से फोन आता है शाम के 7 बजे कि हम आपको ये शो है, हम कर रहे हैं 9:30, और आपको इसे एंकर करना है, और आप शायद लंदन में है या फिर आप ग्रीस में है या कहीं पे भी हो सकते हैं, आप चाइना में भी हो सकते हैं, क्योंकि तो वहाँ चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। और वहां पर चैलेंज बढ़ता है, एक तो आप वहां से जो वीडियो फीड है वो भेजें, और उसके अलावा जो होता है कि रीटेक्स आप नहीं ले सकते उस समय, रियल टाइम में लाइव की तरह हो जाता है, भले आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो लाइव की तरह। तो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हमेशा बना रहता है, लेकिन इस चैलेंज की वजह से बड़ा मजा आता है। और डेडलाइन पिछले कुछ समय से अगर मैं कहूं कि उस तरीके का प्रेशर अब नहीं है, अब प्रेशर आ रहा है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स है, कोरोना की वजह से वो डेडलाइन का प्रेशर एटलीस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पर नहीं था हम लोगों पर पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन अब वो डेडलाइन का प्रेशर आ रहा है। इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, टोक्यो में बहुत सारे खिलाड़ी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनको एड्रेस किया, तो उनकी अलग अलग स्टोरीज हैं, और अब हमें डेडलाइन मीट करनी है। अचानक हम खिलाड़ियों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके फैमिलीज के पास जा रहे हैं, क्योंकि अब खुला है लॉकडाउन। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है, स्टोरी भी प्लान करना, उनके फैमिली से मिलना, उनसे इंटरव्यूज करना, और किस तरीके से आप फूल तो ले आए, अब उसको पिरोना, माला बनाना उसका, तो सारी प्लानिंग करके उस डेडलाइन को मीट करके, कि ओलंपिक शुरू होने के और होने में 10 दिन रह गए हैं, तो 10 दिन से पहले, एटलीस्ट 5 दिन पहले वो सारी स्टोरीज ऑन एयर होनी चाहिए। तो वो सारे प्लानिंग और अलर्टनेस और लगातार हार्डवर्क से, कंसिस्टेंट हार्डवर्क से ही वो पूरा हो पाता है। लेकिन बड़ा मजेदार होता है डेडलाइन मीट करना। वो भी एक ना, जैसे फुटबॉल का चस्का था, उसी तरीके से डेडलाइन मीट करने का भी एक चस्का लग जाता है, और बड़ा ऐसा अचीवमेंट सा फील होता है कि मैंने वो डेडलाइन मीट कर दी है। डेडलाइन मीट की, हाँ। समीप, आप काफी टाइम से, आपको जैसे सब जानते हैं कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हो, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आज के दिन में आप, जब इतना कंपटीशन है और आप एक प्रोफेशनल भी हैं, तो आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं आज के दिन, या ग्रुप स्पोर्ट्स को? मतलब आप नई जनरेशन के बच्चों को क्या प्रेफर करोगे, बताना। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल एक अलग बात कहना चाहूंगा। जो स्पोर्ट्स आपके पास आता है, आप स्पोर्ट्स के पास नहीं जाते हो, या फिर मतलब आप भी जाते हो तो आपको जो नेचुरली स्पोर्ट्स आपको बुला रहा है उसके पास जाते हो। तो ये कहना कि आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलो या आप टीम इवेंट्स में हिस्सा लें, ये बिल्कुल एक ना इंडिविजुअल डिसीजन है, और आपको जो अच्छा लगता है आप उसी में अच्छा करेंगे। जैसे पढ़ाई में हम बोलते हैं साइंस लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स लेना है, मैथ्स में कोई अच्छा होता है नेचुरली, किसी को बायो अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री। स्पोर्ट्स भी एग्जैक्टली वही है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको पिक करता है, आप स्पोर्ट्स को नहीं पिक करते, ऐसी कहावत होती है। तो वो स्पोर्ट्स आपको, फुटबॉल ने आपको पिक किया, आप अचानक फुटबॉल, आप छोटे में फुटबॉल खेलने जाते हैं और आप इतना अच्छा खेलते हैं, आपको खुद नहीं पता होता है, आप बॉल भी ले रहे हैं, आप पोजीशन भी दे रहे हैं, आप किक भी कर रहे हैं, आपने कभी फुटबॉल नहीं खेली। उसी तरीके से क्रिकेट भी। तो आपको मैंने बोल दिया कि आप बैडमिंटन खेलो, आपको मजा ही नहीं आ रहा बैडमिंटन खेलने में, क्योंकि आपको तो फुटबॉल में लात मारने में मजा आता है, आपको दौड़ने में मजा आता है, आपको शोल्डर पुश करने में मजा आता है। तो हर एक का अलग अलग किक होता है। अब कोई बैडमिंटन में जाता है, उसको स्मैश मारने में बहुत मजा आता है, उसको प्लेस करने में शटल को बहुत मजा आता है। तो हर एक का इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, इंडिविजुअल टैलेंट है ये, कि आप टीम इवेंट्स की तरफ जा रहे हैं या आप इंडिविजुअल इवेंट्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में आप और हम अपने बच्चों के लिए नहीं तय कर सकते कि आप बैडमिंटन प्लेयर बनो या आप फुटबॉल प्लेयर बनो या क्रिकेट प्लेयर। वो खुद ही पिक करता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स भी उनको पिक करता है। तो जो स्पोर्ट्स उनको पिक करता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हैं या फिर टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा है, तो वो उनको स्पोर्ट्स ने पिक किया और उसको वो खेलते चले गए, और खेलते चले गए। तो आप देखिए उन्होंने कितनी ऊंचाइयां छुई हैं, और वर्ल्ड के बेस्ट अपने अपने फील्ड में वो साबित हुए हैं। एक क्वेश्चन और है बीइंग अ वुमन, मुझे अभी ख्याल आया कि एज ए कमेंटेटर तो जेंट्स कमेंट्री देने वाले बहुत सारे हैं। मंदिरा बेदी जब आईपीएल मैचेस में इन्होंने कमेंट्री देनी शुरू की थी, तो आई गेस सिनेरियो काफी चेंज हुआ था। उसके बाद से मुझे लगता है कि काफी लेडीज ने, काफी स्पोर्ट प्लेयर्स ने अपना आगे इसमें मुकाम बनाया। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे और इस पे चेंजेस आएंगे?
इंडियन सिनारियो में अगर आप बात करें तो आना 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 ही है, लेकिन अगर आप देखें ना, अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री सुने, आप बास्केटबॉल की कमेंट्री सुने, आप हाल में विंबलडन फाइनल्स हो रहा था, मेंस फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कमेंट्री भी सुने, तो आप देखेंगे कि फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं, विमेन प्लेयर्स, वो भी कमेंट्री कर रही हैं, और वहां पे लगभग बराबर का मामला है विमेन कमेंटेटर्स और मेन कमेंटेटर्स में। इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, अभी इंग्लैंड में जो क्रिकेट सीरीज चल रही है उसमें मेंस जो टेस्ट क्रिकेट होगी उसमें आप देखेंगे ईशा गुहा कर रही है, एक दो खिलाड़ी और है, एक और इंग्लैंड की कैप्टन है जो इंडियन ओरिजिन, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है जो इंडियन ओरिजिन की है, लीजा। तो लीजा भी कमेंटेटर, मेन कमेंटेटर्स है और मेन कमेंटेटर की पैनल में है, और वो मेन कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री करती है, चाहे वो मार्क टेलर हो, सुनील गावस्कर हो, तो इन सबके पैनल में वो साथ में कमेंट्री करती है। लेकिन जहां तक इंडियन सिनेरियो का बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि मंदिरा ने कमेंट्री तो नहीं, लेकिन क्रिकेट के शोज के साथ शुरुआत की थी। तो मंदिरा बेदी ने 100% ये बात एकदम सही है कि उन्होंने ना, उससे पहले भी मिशा ग्रेवाल थी, उससे पहले भी 2-3 न्यूज चैनल्स में एंकर्स थे, लेकिन उनका वो इम्पैक्ट नहीं था जो मंदिरा बेदी ने किया। जैसे सानिया मिर्जा ने टेनिस के लिए किया, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के लिए किया, तो वो इम्पैक्ट लेडी रही है वो, और उनकी वजह से जो क्रिकेट के शोज हैं उसमें फीमेल एंकर्स को एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई, और फीमेल एंकर्स को ये समझा जाने लगा कि ये भी इस काबिल है कि क्रिकेट के शोज वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यही समझा जाता था कि ये मेंस डोमेन है पूरी तरीके से, और चाहे वो मेरे शो में हो, मेरे करियर में हो, तो मैंने भी बहुत फीमेल एंकर्स के साथ शोज किए, चाहे वो आज तक में हो या इंडिया टीवी में हो, बहुत फीमेल एंकर्स के साथ मैंने शोज किए, और मेन एंकर्स थे वो, मेन स्पोर्ट्स एंकर थे। मतलब कई बार मैं बाहर बैठ के देखता था, मैं सब्स्टिट्यूट हो जाता था और वो मेन एंकरिंग करती थी, तो वो मतलब मुझसे भी आगे थे वो। तो ये जो सिनेरियो जो चेंज हुआ, निश्चित तौर पर मंदिरा बेदी का एक बहुत जबरदस्त रोल है। आज का जनरेशन या आज की जो फीमेल एंकर्स हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि ये चेंज कहां से हुआ। आपने बहुत अच्छी बात की, 2003 में मंदिरा बेदी ने जो एंकरिंग शुरू की, और उसके बाद आईपीएल में लगातार वो आती रही। उसके बाद आप देखेंगे स्टार स्पोर्ट्स में ना सिर्फ एंकर्स आए, बल्कि इंडिया में भी अब फीमेल कमेंटेटर्स बहुत आ गई हैं। तो फीमेल कमेंट्री जैसे अंजुम चोपड़ा है, तो उस तरह की कमेंट्री वो करने लगी है। हाँ, तो कमेंट्री में भी स्पेस मिलना शुरू हुआ, शोज में मिलना शुरू हुआ, उसके बाद कमेंट्री में भी स्पेस मिलना, क्योंकि कमेंट्री में स्पेस मिलना ना, वो एक तरह से मैं कहूंगा कि ईगो हर्ट हो जाती है शायद मेंस प्लेयर की, कि है ना, फीमेल विमेन्स टीम की लड़की प्लेयर हमारे साथ कहां से कमेंट्री करेगी, हम तो शॉर्ट टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। लेकिन वो जो ईगो है, उस तरीके की जो बातें, वो धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है, एक्सेप्टेंस बढ़ी है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे शोज में तो पूरा झंडा फहरा दिया लड़कियों ने, फीमेल एंकर्स ने, चाहे वो अभी जो जसप्रीत बुमराह के साथ जिनकी शादी, संजना गणेशन हो, मयंती लैंगर हो, तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया इन्होंने, और इन्होंने दरवाजे खोले हैं सारे फीमेल एंकर्स के लिए। लेकिन कमेंट्री में भी आप देखेंगे जो नया जनरेशन, जब मिताली राज वगैरह जब रिटायर होंगे, 37 साल की, 38 की हो गई है, अब आप देखेंगे कि वो भी कमेंट्री करती हुई नजर आएंगी। तो ये जब खिलाड़ी, जब ये जो नया जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स जब रिटायर होकर आएंगे, झूलन गोस्वामी है, अगर वो अच्छा बोलेंगी, तो अब इनको कमेंट्री के पैनल में मौका मिलना शुरू होगा, और इसका वाकई में श्रेय जो है कहीं ना कहीं मंदिरा बेदी को जरूर जाता है। आईपीएल की मैचेस के टाइम में समीप काफी टेंशन रहती है, और टीआरपी के आंकड़ों का भी काफी इसमें ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे में चैनल्स में कितनी होड़ हो जाती है प्रेजेंटेशंस को लेकर के, और जो मैंने पहले भी कहा डेडलाइंस को लेकर के। टीआरपी को लेकर तो हमेशा होड़ रहती है, आप तो जानते हो कि क्या हाल है, टीआरपी की लड़ाई कितनी बड़ी हुई है हाल में हिंदुस्तान में, कि अब टीआरपी आनी बंद हो गई है। हम तो बड़े खुश हैं कि टीआरपी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। तो हाँ, पिछले कई महीनों से टीआरपी नहीं आई है, और कब आएगी ये भी नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर पूरा काम कर रही है, जब तक पूरा क्लैरिटी नहीं होगी। और आपको ओवरटेक कर ले। हाँ, तो हम तो बड़े खुश है कि टीआरपी नहीं है। 24-25 साल बाद ये सर से जो है ना बोझ हटाएगी, टीआरपी आएगी हर फ्राइडे, और उसके बाद हर मिनट का जो है यहाँ पर लेखा जोखा लिया जाएगा कि कहाँ पर हार गए, कहाँ पर जीत गए, कहाँ पर कम रहे, क्यों रहे। तो टीआरपी का प्रेशर तो बहुत जबरदस्त होता है वाकई में। और मीडिया में अगर आप देखेंगे कि अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस अगर होते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, तो ये टीआरपी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है हमेशा से। और आईपीएल के दौरान इसलिए भी हो जाता है, हर सीरीज में होता है, लेकिन आईपीएल में इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आईपीएल में आपके साथ कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स भी बहुत जुड़ते हैं। आईपीएल एक ऐसा, जी हाँ, तो वो आईपीएल एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर चैनल्स को स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, और स्पॉन्सर्स आपको तभी ज्यादा पैसा देते हैं जब आपकी टीआरपी हाई रहती है, जब आपका शो सबसे हिट होता है।
तो ऐसे में आईपीएल में प्रेशर ये होता है कि चाहे वो वर्ल्ड कप हो, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा ऑफिस में एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं, प्रोडक्शन टीम के साथ, ग्राफिक्स टीम के साथ, स्टूडियो के बंदों के साथ, सबके साथ सबसे ज्यादा मीटिंग जो होती है ना, 6 7 8 10 मीटिंग होती है कि हम ये करेंगे, यहाँ से एंकर आएगा, ये स्टोरी प्ले करेंगे, फलाना दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ये चीज एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा ऐड करने की बात होती है वो आईपीएल के दौरान होती है, जिससे कि वो कलर निकल के आए, स्टोरी भी निकल कर आए, और आप आईपीएल में आपको पता है कि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसको टैप करने की एक जंग होती है सारे चैनल्स के अंदर। तो वो जो लड़ाई होती है वो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर में तो जरूर डालती है, लेकिन एक एडवांटेज शायद ये होता है कि आईपीएल खत्म होने तक आप 3 नई चीजें इजाद भी कर देते हो, आपको 3 नई चीजें आप कर भी देते हो जो आपने सोचा नहीं था आप कर पाओगे या करोगे। तो वो प्रेशर लेकर आता है आईपीएल, और आईपीएल की वजह से आप नई चीजें भी लेकर आते हो। तो ये प्रेशर भी है, तो दूसरी तरफ आप कुछ ना कुछ नया भी कर जाते हो उन 2 महीनों में। तो आईपीएल ऐसा एक वो है जहां पर स्पॉन्सरशिप और आपकी जो साख होती है ना, वो भी थोड़ी दांव पर होती है कि आप अगर स्टार हो, अगर आप अच्छे हो, तो आप नंबर 1 हो या नहीं हो आईपीएल के दौरान, तो ये लड़ाई तो रहती है। अच्छा, मैं इसमें एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे जब बैटल फील्ड पे होते हैं तो उसमें ऐसे लोग जाते हैं उसको कवर करने के लिए जिन्होंने वॉर जर्नलिज्म किया हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हम्म। से वॉर जर्नलिज्म में डिग्री ली हो। क्या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को लेकर के भी कोई अलग से डिग्री है क्या? अगर हमारे जो दर्शक है वो देख रहे हैं, उनमें से कोई इच्छुक है और वो जानना चाहें, तो उनके लिए ये सवाल है, क्या कोई अलग से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कुछ है अभी तक का? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स मेरे जानकारी में अभी तक तो नहीं है। शायद किसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कोई सब्जेक्ट्स में उन्होंने जर्नलिज्म किया है, और अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कहीं हो रही है तो आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि मैं कई बार जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में जाता हूँ एंकरिंग के बारे में बताने के लिए, उनके साथ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे बात करने के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पर डिग्री या डिप्लोमा होते हुए मैंने अभी तक, मेरी जानकारी में कोई नहीं समीप, एंकरिंग के अलावा आपको क्या क्या पसंद है डे टू डे लाइफ? है। एंकरिंग एंकरिंग के अलावा सोना बड़ा पसंद है मुझे, और खाना बड़ा पसंद है। लेकिन अगर अगर टेलीविजन की बात करूं, कई बार अगर शोज प्रोड्यूस करने में बड़ा मजा आता है मुझे। तो अगर मैं एंकरिंग ना करना पड़े और शो सिर्फ प्रोड्यूस करना पड़े तो उसमें भी बड़ा मजा आता है, बहुत किक मिलता है कि मेरी लाइन और मैंने उस सब, क्योंकि आप जब एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आप भले मैं स्पोर्ट्स एडिटर हूँ, मैं शो का थीम भी डिसाइड करता हूँ, मेरी टीम भी डिसाइड करती है, मैं भी डिसाइड करता हूँ, लेकिन जब आप खुद शो कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं शो में, इन द सेंस आप स्क्रिप्ट में इतना नहीं देख सकते, आप एडिट्स पे जाके नहीं देख सकते, आप बता सकते हैं कि ये एडिट पे ये शॉट जरूर लगा देना, ये शॉट जरूर लगा देना। आप शो के पंच लाइन्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो शो प्रोड्यूस करने में बड़ा किक मिलता है। तो एक तो ये चीज बहुत मजा आता है एंकरिंग के अलावा, और मैं एक जो मेरा बचपन का जो फेवरेट रहा है काम, वो एक खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिटनेस फ्रीक मैं रहा हूँ, हालांकि अब बहुत कम करता हूँ, अनफिट भी हो गया हूँ, मोटा भी हो गया हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है तब या तो स्पोर्ट्स देखता हूँ टीवी में, लाइव स्पोर्ट्स देखने में बड़ा मजा आता है, और थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, तो यही है। खाने का भी बड़ा शौक है, लेकिन उस पर अब लगाम लगानी पड़ती है टीवी के एंकर होने की वजह से। समीप, आज के लिए मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप कई सालों से एंकरिंग कर रहे हैं, और जैसा कि हम आपको पता है और हम सबको पता है कि स्पोर्ट्स के आज क्षेत्र में चाहे प्लेयर्स हो, वो भी धीरे धीरे एंकरिंग पे आ रहे हैं या कमेंट्रेटर बन रहे हैं। तो इतने साल की एंकरिंग के बाद, आज से 10 साल के बाद, आप अपना एक फ्यूचर सिर्फ एक एंकर के रूप में देखते हैं, या कोई आपका कोई स्पोर्ट्स को लेकर कोई एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरह की कोई सामने आने वाली है? नहीं, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। अगर आप पूछेंगे कि मैं क्या करूंगा, तो अभी एंकरिंग अगले 10 साल तक तो एंकरिंग मैं नहीं करूंगा, शायद 2 3 साल एंकरिंग और करूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एंकरिंग बहुत डिमांडिंग भी होती है, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जनरेशन भी आए एंकर करे। मैं चाहूंगा कि मैं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहूं एज स्पोर्ट्स एडिटर, और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो मिस ना हो, अच्छे स्पोर्ट्समैन के अच्छे परफॉर्मेंसेस मिस ना हो, अच्छी स्टोरीज मिस ना हो, जो ब्रेव स्टोरीज हैं। अब ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, कितने ऐसे हैं, प्रियंका गोस्वामी है, कई सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन है, एला है साउथ की शूटर है, अब रोअर है जो अरविंद सोलंकी। तो ऐसे इतनी स्टोरीज है, तो ऐसी स्टोरीज पर मैं ध्यान दूंगा जहां पर उनको
हाईलाइट करने की जरूरत है, जिससे कि उनको हेल्प मिले गवर्नमेंट से, बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। तो ये सब मेरे दिमाग में आता है कि ये सब मैं करता रहूंगा इस जॉब के साथ साथ, अभी भी करता हूँ। अभी भी मैं ओलंपिक में वही स्टोरीज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत हार्डशिप्स के बाद, बहुत मुश्किल से सफर में जीत कर ओलंपिक तक पहुंचे हैं। तो इन पर मैं स्टोरी कर रहा हूँ कि कैसे ये यहाँ तक पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि देश के सामने जो है ना, ये व्यूअर्स के सामने अच्छी अच्छी स्टोरीज सामने आए, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं। तो इस तरीके के काम मैं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ओवरऑल अगर प्लान में देखता हूँ, तो मैं एज अ 10 साल के बाद हो सकता है कि मैं जो अपकमिंग जनरेशन है, मैं चाहूंगा कि उनको मैं, अगर मेरी जरूरत पड़ी, अगर वो लगता है कि आई एम गुड इनफ, तो मैं चाहूंगा कि उनको मैं कोचिंग या टीचिंग, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन टिप्स देना, या फिर एक कंसल्टेंट की तरह, एक उस तरीके से मैं अपना इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ मीडिया में, कि आने वाले जनरेशन को बताऊं कि क्या जरूरी है, कौन सी स्टोरी जरूरी है। तो वो रोल मैं देखता हूँ कि बहुत जरूरी है कि आगे वाले जनरेशन में आप पास ऑन करें अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को। चलो, ये बहुत ही एक जानकारी पूर्ण मुझे लगता है आज की वार्ता रही। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये समझ गए होंगे कि नई जनरेशन के खिलाड़ियों के लिए प्लेयर के रूप में समीप जितने इम्पोर्टेंट है, उतने ही एक प्रेजेंटेटर के रूप में भी हैं। और अपने काम में बहुत रुचि रखते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो। तो समीप, आज के लिए कंटेंट कलाकारी में अपनी रोचक जानकारियां, अपनी रोचक अनुभवों को शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अपना कीमती समय आपने जो दिया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और बस ऐसे ही कंटेंट कलाकारी के साथ जुड़े रहें, और समय समय पर कभी भी जरूरत हो तो मैं आपको बस जस्ट अ फोन कॉल अवे वाली बात हूँ। आपका बिल्कुल ऐसा बहुत ही होगा, और शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आपने मच हमें समीप। मौका भी दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिप्रा जी। थैंक यू सो मच समीप। बस आप सब यूं ही बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कंटेंट कलाकारी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स दीजिए इस वीडियो को लेकर के। और जितनी आपकी ये रुचि है, उतनी ही हमारी प्रेजेंटेशंस और बढ़ती जाएंगी। अपनी मुलाकात को ऐसे ही हमारी इस मुलाकात को आगे बढ़ाते रहिए। कंटेंट कलाकारी के यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।